गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय का चौथा पाठ शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र कैसा था? उसमें महाराष्ट्र पर विभिन्न सत्ताओं का वर्चस्व था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में आदिल शाही, निजाम शाही, वरीद शाही, फ्रांस से आए हुए डच, विदेशी नागरिक, अंग्रेज, पुर्तगाली, इन सब ने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित की थी और दक्षिण भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया। और इतने लोगों का एक साथ प्रयास दक्षिण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने के कारण व्यापार में होड़ लग गई और आपस में पारस्परिक संघर्ष होने लगे और इस कारण से महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई। जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये शिवाजी महाराज के पूर्व के महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे जहाँ खेती की जाती थी, ऐसे क्षेत्र जो खेती योग्य थे इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। इस समय में प्रशासन चलाने के लिए पूरे प्रदेश को, महाराष्ट्र को छोटे से बड़े भागों में बांटा गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि गांव के बाद उससे बड़ा कस्बा होता था, कस्बे से बड़ा परगना होता था। और इसी काल में मुग़लों का खानदेश में प्रवेश भी हो चुका था। इनका चित्र आप देख रहे हैं, ये मुग़ल शासक हैं जिनका खानदेश में प्रवेश हो चुका था और ये महाराष्ट्र पे सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, इनको मैंने पहले ही बताया, वो भी महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता स्थापित कर रहे थे। ये शिवाजी के पूर्व के महाराष्ट्र की स्थिति है बच्चों। आगे आप देखेंगे तो जो गांव होता था, गांव का जो मुखिया होता था वो पाटिल होता था और उसका काम सिर्फ ये होता था कि अधिक से अधिक उपजाऊ ज़मीन का लोगों से उपयोग कराना, और गांव में अगर कोई वाद विवाद होता था, झगड़ा होता था, तो उसका निपटारा पाटिल करता था। उस समय गांव का मुखिया पाटिल होता था। और दूसरा उसका जो सहायक होता था वो होता तो कुलकर्णी, जो पैसे का देख रेख करता था, यानी जमा राजस्व को वो जो अभिलेख होता था उसको वो पूरा करता था। जो भी जमा आता था लगान के रूप में या अनाज के रूप में, वो कुलकर्णी जो है वो जमा करता था और सारी देख रेख वो करता था। गांव में जो श्रमिक होते थे उस काल में सेवाएं देते थे तो उसके बदले में किसान उन्हें अनाज देते थे। तब इसी तरह से व्यापार प्रणाली चलती थी, पैसे का उपयोग नहीं होता था, ज़्यादा मुद्रा नहीं होती थी, तो चीज़ों के बदले चीज़ों से विनिमय प्रणाली होती थी। उसके बाद क्योंकि जब कोई कारीगर जैसे कुम्हार अगर वो अपने बर्तन किसी को देता था तो किसान के बदले उससे अनाज लेता था, और जो अनाज उसे मिलता था उस हिस्से को परजा या बलूत कहा जाता था उस ज़माने में। अब आता है गांव, गांव के बाद आता है कस्बा। कस्बा कैसा होता है? एक बड़ा गांव जो होता था वो प्रायः कस्बा होता था, जहां मार्केट वगैरह लगती थी या जहां बाज़ार लगते थे उस समय। जैसे उस समय इंदापुर परगना का मुख्य स्थान था और वहाँ पर बहुत सारी मार्केट लगती थी। और जो कस्बा होता था उस एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे और कुछ गांवों को मिलाकर परगना बनता था। सबसे बड़ा जो था वो पुणे परगना था, जिसमें 290 गांव थे बच्चों। चाकण में 64 और सिरवल सबसे छोटा परगना था जिसमें 40 गांव थे। परगना का मतलब जिसको आज के समय में आप तहसील कह सकते हैं। जैसे कई गांवों को मिलाकर तहसील बनती थी, उस समय उसे परगना कहा जाता था। और ये जो
बाजार पेट का काम होता था, इसको देखने रेखने का काम जो करता था वो महाजन करता था। खेती के साथ कुशल कारीगर भी होते थे, बर्तन बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये सब अपने अपने काम करते थे और इनके काम के बदले इन्हें किसानों से अनाज मिलता था। ये किसानों को सामान देते थे और किसानों से इन्हें अनाज मिलता था। कस्बे से जुड़े जो बाजार पेट होते थे, जहाँ पे बाजार लगती थी, वहाँ पर एक अधिकारी होता था, सेठे और महाजन। ये लोग बाजार पेट के माफीदार अथवा जागीरदार होते थे और ये वहाँ की पूरी देख रेख करते थे। जो भी लेन देन होता था और उसमें गांव वालों की ज़मीन और गांव वालों के कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब ये जो महाजन है वही करता था, जो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र में। लेकिन उसी काल में 17वीं शताब्दी में अकाल आ गया, यानी पानी नहीं बरसा। जल पर खेती निर्भर थी, वर्षा के जल पर, और जब बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया और अनाज के दाम बढ़ गए। ऐसे में लोग अपने गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल गए। पानी और अनाज, भूख प्यास से लोग परेशान थे, इसलिए वो दूसरे गांव की तरफ, दूसरे शहरों की तरफ निकल गए और जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। ये स्थिति बहुत भयावह थी, क्योंकि ये अकाल जो था 1630 में पड़ा था और ये अकाल पूरे महाराष्ट्र में किसानों और वहाँ की प्रजा को बहुत नुकसान इस अकाल से हुआ। लेकिन उसी काल में कुछ संत आए जिन्होंने लोगों को नई चीज़ें बताई, लोगों को मार्गदर्शन किया और लोगों को जो रूढ़िवाद था या जो महाजनों और साहूकारों के चंगल में लोग फंसे थे, उससे निकलने का उपदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, उनके जो मुख्य ग्रंथ थे ज्ञानेश्वरी जो उन्होंने लिखा, भगवद गीता लिखा, अमृतान अनुभव लिखा, और उन्होंने समाज में जो कटुता थी उसको दूर करने के लिए लोगों को प्रेम का संदेश दिया, संत ज्ञानेश्वर ने। उसके बाद आते हैं संत रामदास, जिन्होंने दासबोध, मनाचे श्लोक और करुणाष्टके लिखा इन्होंने, संत रामदास ने। और इन्होंने भी लोगों को एक रहने का संदेश दिया और गांव-गांव में जाकर लोगों को शिक्षा दी। संत नामदेव, इन्होंने अभंग की रचना की, वारकरी संप्रदाय के ये भी थे और इन्होंने भी लोगों को ये बताया कि आप जो है विट्ठल का जो मंदिर था पंढरपुर में, श्री विट्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और लोगों को गांव में जाकर अपने स्वावलंबी बनने का संदेश संत नामदेव ने दिया। महाराष्ट्र संतों की भूमि मानी जाती है बच्चों। आगे थे संत एकनाथ, जिन्होंने गौड़ली, भारुड़े, अभंग रचना और भावार्थ रामायण ग्रंथ की रचना की। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन्होंने, उनका मानना था कि अपनी भाषा, अपनी जो मराठी भाषा है, किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है और उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वालों को भी कड़े शब्दों में आलोचना की। मराठी का प्रचार प्रसार संत एकनाथ जी ने किया। संत तुकाराम, ये पुणे के समीप देहू गांव के रहने वाले थे। तुकाराम ने गाथा, अड़ी विपुल और अभंग रचना लिखी इन्होंने और इन्होंने बताया कि सभी जाति वर्गों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, ऐसा इन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद इन संतों की जो बात थी, इनके उपदेश के कारण सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश दिया और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो, यही उनकी सीख थी। और इस कारण से समाज में एक जागृति आई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो या अलग अलग प्रकार की आपदाएं हों, इनकी न चिंता करते हुए लोग
जीने लगे और संतों द्वारा दिए गए उपदेश से महाराष्ट्र की जो जनता थी उनके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उसके बाद रामदास स्वामी, जिनको मैंने पहले बताया, मराठा, तितका, मेड़वा, महाराष्ट्र, धर्म बाड़वा, उनके द्वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है। उन्होंने बताया कि मराठी भाषा का उपयोग कीजिए और इस धर्म का विकास कीजिए। परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा, उस समय पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शासकों का कब्जा था। शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक आदि स्थितियां सामान्य रूप से बहुत कठिन थी और इस कालखंड में आदिल शाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में पूरा महाराष्ट्र था, स्वतंत्र नहीं था। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्र के स्वप्न देख रहे थे और इसमें स्वराज के संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शाहजी महाराज का नाम अग्रणी था और बाद में उनके जो बेटे थे शिवाजी ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की। तो इस तरह जो शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र था, वहाँ की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत गड़बड़ थी, लेकिन जो संत थे, संतों ने लोगों में जागृति की भावना स्थापित की, उनके अंदर आशा की भावना को जगाया और उसके पश्चात शाहजी राजे जैसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के स्वप्न को देखा और उस चीज़ को शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया और आगे चलकर पूरे महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। बच्चों, आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्न तालिका पूर्ण करो। मौजा किसे कहते हैं? कस्बा किसे कहते हैं? परगना किसे कहते हैं? गांव का अधिकारी कौन था? जो बताया आपको मैंने, कुलकर्णी। कस्बे का अधिकारी, परगना का अधिकारी, वो आपको सब पूरे जो पाठ में पढ़ाया गया वहाँ से मिलेगा। बद्रुक किसे कहते हैं? प्रजा पवन किसे कहते हैं? वतन क्या है? वो भी आपको पीछे बताया गया। कोंकण के तटीय क्षेत्र में अफ्रीका से दूर आए हुए लोग, एक शब्द के उत्तर है सिद्धि। अमृतानुभव के रचनाकार संत ज्ञानेश्वर जी। संत तुकाराम का गांव देहू। भाऊर के रचनाकार रामदास। बल की उपासना करने वाले, बताने वाले नारी संतों के नाम। अपने शब्दों में जानकारी लिखो। संत रामदेव के विषय में, संत ज्ञानेश्वर के विषय में, संत एकनाथ के विषय में, संत तुकाराम के विषय में। और जनता के लिए अकाल संकट का क्यों अनुभव होता था, उसके विषय में जानकारी लिखनी है। यहाँ पर कुछ उपक्रम दिए गए हैं आपको। वारकरियों की दिंडी आप किस प्रकार सहायता करेंगे, उसका नियोजन लिखिए। संत की वेशभूषा बनाइए और उनके भक्ति भाव को प्रस्तुत कीजिए। दी गई काव्य पंक्तियों में मराठी शिक्षक से पूछिए। तो बच्चों, ये पाठ जो था शिवाजी के पूर्व का महाराष्ट्र, ये मैंने पढ़ाया और इसको फिर से आप पढ़कर और जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें आपको लिखने हैं। धन्यवाद।